इमेजिन करो तुम्हारी जॉब का पहला दिन है। तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें एक फीचर बनाने के लिए दिया है। तुमने बहुत मेहनत करके शाम तक वो फीचर बना दिया, टेस्ट कर लिया, वो काम कर रहा है, लेकिन स्टिल तुम्हारा कोड रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रोडक्शन पे काम करना नहीं आता। आज के इस वीडियो पे हम यही समझेंगे कि लोकल पे काम करना कैसा होता है और प्रोडक्शन लेवल पे काम करना क्या होता है। प्रोडक्शन पे हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। आज के इस वीडियो पे यही बात करेंगे। पहली चीज़ जो तुम्हें पता होनी चाहिए, टिकट्स। जीरा टिकट्स मतलब देखो, जीरा करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें काम असाइन हो रहे थे हर एक डेवलपर को, भाई आपको ये काम करना है, आपको ये फीचर असाइन करना है, और वो जो काम होते हैं उनको अपन टिकट्स बोल रहे होते हैं। वो टिकट्स क्या हो सकते हैं? नया फीचर डेवलप कर लो, कोई सा बग आया है उसको सॉल्व कर लो, तो दैट इज कॉल्ड जीरा टिकट्स। अब जीरा टिकट्स होती हैं बहुत वेग मतलब क्या कि बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया गया है कि आपको ये डेवलप करना है, लेकिन क्या डेवलप करना है? एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल हो सकता है कि इनवॉइस डाउनलोड करने के लिए बटन ऐड करो। ठीक है भाई, ये सिर्फ इतना ही लिखा है कि इनवॉइस डाउनलोड करने के लिए बटन क्रिएट कर दो। अब इसमें क्रॉस क्वेश्चन क्या है, मतलब रिक्वायरमेंट्स कहाँ है? रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या कि ठीक है, इनवॉइस डाउनलोड होगी तो वो किस फॉर्मेट में हो रही होगी? क्या वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगी? क्या वो पीएनजी फॉर्मेट में होगी? क्या वो डॉकएक्स फॉर्मेट में होगी? किस फॉर्मेट में हो रही होगी? अच्छा, तो वो जो इनवॉइस डाउनलोड होगी उसमें डेट कैसी होगी? क्या वो यूजर के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या सर्वर जहां पे हमारा डिप्लॉय है उसके लोकल टाइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए? तो ये सारे निकलते हैं हमारे क्रॉस क्वेश्चन। अब यहाँ पे तुम्हें एक छोटा सा डाउट होगा, या जूनियर्स को एक डाउट होता है कि यार अगर वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो डम्ब लगेंगे, उनको लगेगा कि यार पूरी टीम सोचेगी कि मुझे नहीं पता। बट द रियल थिंग इज कि कंपनी तुम्हें इसी चीज के लिए पे कर रही है। ट्रस्ट मी, कंपनी तुम्हें इस चीज के लिए पे करती है कि तुम्हें सारी चीजें समझ में आए, तुम क्रॉस क्वेश्चन पूछो, ताकि जो फाइनल तुम चीज बनाओगे वो एकदम क्लियर बने। तो घबराना मत, जब भी प्रोडक्शन पे जाओगे, जब तुम्हारे ऊपर एक टिकट असाइन हो रही होगी, उस पर अगर तुम्हें कोई सी चीज क्लियर नहीं होती है कि यार अगर ये टिकट या इनवॉइस जनरेट नहीं हुई तो फिर उसको कैसे क्या हैंडल करना है, तो ये सारी चीजें पूछो। जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट मैनेजर रहेगा, जो भी तुम्हारा टीम लीडर होने वाला है, जिसने तुम्हें टिकट असाइन की है, उससे ये सारे क्वेश्चन पूछो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही काम करना है। यहाँ पे दूसरी चीज निकल के आती है 85-15 रूल। मतलब जब तक तुम कॉलेज में हो या जब तक तुम चीजें सीख रहे हो, पूरा कोड तुम लिखोगे, या आजकल तुम एआई को प्रॉम्प्ट दे रहे हो एंड उससे कोड लिखवा रहे हो। बट इंडस्ट्री में पता है कैसे होता है प्रोडक्शन पे, कि तुम्हें एक ऐसे एप्लीकेशन पे डिप्लॉय किया जाएगा जिसका कोड तुमने कभी देखा नहीं, कभी लिखा नहीं, और उस पर तुम्हें काम करना रहेगा। तो जब तुम ऐसे एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हो ना, तो उस पर तुम्हें कोड लिखना कम है, पढ़ना चाहता है। मतलब तुम्हें 85-90% ऑफ द टाइम तुम्हें कोड पढ़ना है, तुम्हें फिगर आउट करना है कि ओके ये फ्लो कैसे काम कर रहा है। यूजर जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करता है तो कौन सा फंक्शन चलता है, कौन सी एपीआई कॉल हो रही होती है। तुम कोड को लिटरली पढ़ रहे हो, तो क्या उसको रट रहे होते हो? नहीं, बस हल्का हल्का गो थ्रू करते हो कि ओके ये फंक्शन ऐसा काम कर रहा है, ये फंक्शन ऐसा काम कर रहा है, दैट्स ऑल। और फिर वो जो बचा हुआ तुम्हारा 10-15% ऑफ द चीज है, उसमें तुम एक्चुअल कोड लिख रहे होते हो या अगेन एआई से लिखवा रहे होते हो। तो दिस इज कॉल्ड 18-15 रूल, जहां पे प्रोडक्शन पे तुम बहुत ज्यादा पढ़ते हो एंड सिर्फ थोड़ा सा कोड लिख रहे होते हो। अच्छा हाँ, एक चीज और, तुम्हें लग रहा है कि क्या हम प्रोडक्शन पे एआई का यूज नहीं करते? नहीं, एआई का ही यूज कर रहे होते हैं। लगभग पूरा कोड एआई ही लिख रहा होता है। लेकिन एआई को ये नहीं पता होता कि यार जो कोड पिछले 5 साल से लेगेसी कोड बन चुका है, जिसपे लाइक 20-25 लोगों ने कोड लिखा है अपना, उसमें अगर तुम एक नया कंपोनेंट ऐड करने जाओगे तो उसको ये नहीं पता कि कौन कौन सी फाइल यूज करनी है। क्या उसने प्री बिल्ड कुछ नए फंक्शंस तो नहीं बना लिए? प्री बिल्ड फंक्शन तो कहीं वो यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसी चीजें हैं? तो उन सारी चीजों के लिए तुम्हें एक बार कोड पढ़ना पड़ता है। और कोड तुम फिर भी स्टिल एआई से लिखवाते हो, उससे बस बोलते हो कि वाला फंक्शन यूज कर लेना, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसका यूज कर लेना, इसके अकॉर्डिंग डेटा आएगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कंपोनेंट क्रिएट करना है एंड ऑल। अब बात करते हैं गिट एंड गिटहब की। तो तुम जब कॉलेज में थे या जब तुम पढ़ रहे थे, तो तुम सारे पुश डायरेक्ट मेन ब्रांच पे कर रहे थे या मास्टर ब्रांच पे कर रहे थे? अगर तुमने गलती से प्रोडक्शन पे मेन ब्रांच पे पुश कर दिया, अगले दिन तुम कंपनी के बाहर पुश हो चुके होगे, मतलब फायर हो चुके होगे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है। मेन ब्रांच पे कभी पुश मत करना। तब होता क्या है, जैसे कि तुम्हें एक टिकट असाइन होती है जीरा पे, तो उस टिकट की आइडिया, उस टिकट के नाम पे तुम एक ब्रांच क्रिएट करते हो। उस ब्रांच में तुम अपना काम करोगे और काम करने के बाद एक पीआर रेज कर रहे होते हैं। अच्छा, वो पीआर भी सिर्फ तुम तभी रेज कर सकते हो जब तुम्हारे जो टेस्ट केसेस होते हैं वो पास होंगे। मतलब वो टेस्ट केसेस कहाँ से मिलते हैं? वो तुम्हें लिखने पड़ते हैं। जो भी तुम कोड लिखते हो उनके टेस्ट केसेस पहले लिखोगे, और वो टेस्ट केसेस जब तक पास नहीं होते तब तक तुम पीआर रेज नहीं कर सकते। तो ये भी एक चीज होती है। तो जब पीआर रेज तुम करते हो तो अगेन उसको रिव्यू किया जाता है। एक बार तुम रिव्यू करोगे, फिर जो तुम्हारा दूसरा टीममेट रहता है वो रिव्यू करता है, फिर उसका जो टीएल रहता है फाइनल रिव्यू के लिए, टीएल एक बार रिव्यू करेगा, देन उसको मेन ब्रांच पे मर्ज किया जाता है। अब पता है
पीआर रिक्वेस्ट की एक अलग कहानी होती है। तुम पीआर रेज़ करते हो, बहुत खुशी-खुशी जाते हो, सीनियर से बोलते हो कि मैंने पीआर रेज़ कर दिया हूँ, आप उसको मर्ज कर दो। सीनियर बोलता है कि नहीं यार, ये तुम्हारा जो कोड है ना, ये इस एज केस को अभी कवर नहीं कर रहा है, उसमें ये वेरिएबल एंड ऑल बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं और तुम्हें बार-बार सेम पीआर को रेज़ करना पड़ता है। पता है, मेरी एक दोस्त था और उस दोस्त का प्लेसमेंट हुआ अच्छा खासा। उसका टेक स्टैक थोड़ा अलग था। उसने काइंड ऑफ कुछ-कुछ किया था, लेकिन उसका जो टेक स्टैक था वो अलग गया। तो पहले 1 महीने कंपनी ने उसको पढ़ाया, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, अब कंपनी नहीं पढ़ाती है, उनको एकदम ऐसा बंदा चाहिए जो काम कर सके। तो फिर उसने कोड लिखा। उसने पहले 1 महीना पढ़ा उस चीज़ को, फिर 2 हफ्ते काइंड ऑफ कोड बेस देखा एंड फिर 2 हफ्तों के बाद उसने एक कोड लिखा, जस्ट एक फंक्शन बनाया था। और वो फंक्शन की जब उसने पीआर रेज़ किया, तो जो उसका सीनियर डेवलपर था, वो उसको रिव्यू कर रहा था, उसने उसकी पीआर को पता है कितने दिन तक नहीं मर्ज होने दिया था? 5 दिन तक। 5 दिन तक उसने उस पीआर को मर्ज होने नहीं दिया। वो डेली बोलता था कि यार ठीक है, ये फिक्स हो गया है। वो बोलता था कि ओके, ये प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करो, इसके ये कोड वैसा नहीं लिखा है जैसा उस फाइल में लिखा था, एग्जैक्ट वैसा, वैसी टर्मिनोलॉजी फॉलो करो, वैसे वेरिएबल के नाम को फॉलो करो एंड ऑल। तो ऐसा करते 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 5 दिन तक वो कोड मर्ज नहीं हुआ और 6वें दिन तक वो कोड मर्ज हुआ। और वो पता है लाइन कितनी लाइन का कोड था? वो सिर्फ 60 लाइन ऑफ कोड था। सिर्फ 60 लाइन का कोड, 2 फंक्शंस उसने बनाए थे और दोनों फंक्शंस को उसको मर्ज करवाने में कितने दिन? 5 दिन लग गए उसको। तो पीआर मर्ज करना एक अलग प्रोसेस होती है, उसको आराम से किया करो। उसमें डरना नहीं कि ओके तुम्हारे क्वेश्चन को या तुमने जो कोड लिखा है उस पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। इट्स अ पार्ट। एक टीम है, जो टीम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहती है, सब साथ में ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी कैपेबिलिटी पे शक किया जा रहा है। जस्ट पूछा जा रहा है कि ये आपने एक्शन क्यों लिया, ये एक्शन क्यों लिया, और अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके लिए बड़े बैठे हैं, वो आपको एक बार रिव्यू करके बता देते कि इस चीज़ को फिक्स कर लो, उनको फिक्स कर लो बढ़िया तरीके से एंड देन वो पीआर मर्ज हो जाती है। तो पीआर के बाद फिर क्या होगा? पीआर के बाद आता है CI/CD पाइपलाइन। मतलब क्या? मतलब कि जेनकिंस, गिटहब एक्शंस, इन सब का हम यूज करते हैं। जब पीआर आपकी मर्ज होती है फाइनली मेन ब्रांच पे, तो गिटहब एक्शंस अपना CI/CD पाइपलाइन, तो वो क्या करता है, आपके कोड पे जितने टेस्ट केसेस लिखे गए होंगे वो हजारों में होते हैं, 20,000 ऐसे टेस्ट केसेस होते हैं। तो उन सभी को रन किया जाता है। हर एक टेस्ट केस वहां पे पास होना चाहिए। अगर एक सिंगल टेस्ट केस भी फेल होता है तो वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन पे जाने देता ही नहीं, वो लाइव ही नहीं होने देता, वहीं पे रोक देता है। और ये चीज़ बचाती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्शन पे जाके क्रैश ना हो जाए और पूरा सब कुछ बंद, इस चीज़ से वो बचा रही होती है। तो दिस इज CI/CD पाइपलाइन। तो CI/CD पाइपलाइन के बाद हमारा कोड लाइव हो जाता है। रियल यूजर यूज कर पाएगा? नहीं, अभी यूज नहीं कर सकता। तो फिर कब और अभी कहाँ गया? तो जब CI/CD पाइपलाइन पास होती है तुम्हारी, तब तुम्हारा कोड जाएगा स्टेजिंग एरिया पे या UAT एरिया पे, जहां पे होती है क्वालिटी टेस्टिंग। एक टीम होती है QA टीम, क्वालिटी एश्योरेंस। इस टीम का काम रहता है कि जो भी कोड डेवलपर्स ने लिखा है उनको रियल इन्वायरमेंट में टेस्ट किया जाए, ब्रेक करो। उनका यही मोटिव है कि इनके कोड को ब्रेक करो, लिटरली उनका यही मोटिव रहता है। तो जब उनके पास से सारी चीजें पास हो जाती हैं, तब आपका कोड वहां पे आगे बढ़ता है। तो क्या अब मेरा कोड लाइव हो चुका है? हाँ, अब तुम्हारा कोड लाइव हो चुका है, लेकिन अब इसके बाद एक और स्टेज रहती है जिसको हम बोलते हैं मॉनिटरिंग स्टेज। मतलब मॉनिटरिंग स्टेज में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन अब लाइव हुआ है, जिसको रियल यूजर यूज कर पा रहा है, उसमें लॉग्स जनरेट होते हैं। मतलब कि अगर कोई यूजर ने कुछ एक्शन परफॉर्म किया वेबसाइट में, कोई सी बटन क्लिक किया, रजिस्टर कर रहा है, लॉगिन कर रहा है, कोई सी पोस्ट क्रिएट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और अगर कुछ एरर आया तो वो एरर को लॉक किया जाता है। अब इनके लिए टूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास डेटाडॉग होता है, सेंट्री होता है, ग्राफाना होता है, और ये सारे टूल्स इन एरर्स को अपने पास स्टोर करके रखते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जब तुम्हें दिखता है कि ओके एक एरर आ रहा है, प्रोडक्शन लाइव जा चुका है और उसके बाद अब लेकिन एक एरर आ रहा है, तो फिर क्या करोगे? पैनिक नहीं करना होता। सॉफ्टवेयर में ये बहुत नॉर्मल होता है कि भाई टेस्टिंग से पास हो गया, स्टेजिंग एरिया से पास हो गया, डेवलपमेंट में भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, लेकिन एक्चुअल रियल इन्वायरमेंट में जाके कोड नहीं काम कर रहा। तो ये होता है, पैनिक की बात नहीं है। हमारे पास एक बटन होती है, उस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वो पुराने वाले वर्जन पे वापस से लाइव हो जाता है। तो वो जो नया वाला वर्जन था जिसमें एरर था, वो थोड़ी देर के लिए शट डाउन है, और जो से पुराना वाला वर्जन था उस पर अपन वापस से चल जाते। तो एप्लीकेशन आपकी फिर भी चल रही होती है। ऐसा नहीं है कि यूजर चले गए, वो यूज नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होता है। और फिर हम क्या करते हैं, वो जो पुराने वाले नया वाले वर्जन में जिसमें एरर आ रहा था, उसको हम ट्रेस करेंगे कि जो हमारे टूल्स थे, डेटाडॉग, सेंट्री एंड ग्राफाना, इनकी हेल्प से देखते हैं कि भाई एरर एग्जैक्टली कहाँ पर आया था, क्यों एरर आ सकता है, ये सारी चीजें ट्रेस हो रही होती हैं। और फिर इन सब के बाद उसको वापस से फिक्स करके अगेन डिप्लॉय कर देते हैं। और ये पूरी प्रोसेस होती है, टेस्टिंग, स्टेजिंग एरिया एंड ऑल, CI/CD, ये सारी चीजें फिर से होती हैं और फिर इसको डिप्लॉय किया जाता है। तब देखो
इनमें से बहुत सारी चीज़ें तुम खुद अकेले नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि क्या? जैसे कि तुम ना खुद से टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, तुम खुद से CI/CD पाइपलाइन लगा सकते हो, तुम खुद से ये जो मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं इनको लगा सकते हो। तो इन सबको लगाओ, जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो इन सभी प्रोजेक्ट में ये सारे टूल्स लगाओ और इनके साथ ही चीज़ें बनाओ। तो अब अच्छा, टेस्टिंग के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। अगर तुम मर्न पढ़ते हो, दैट इज समथिंग कॉल्ड जेस्ट। जेस्ट बहुत बढ़िया चीज़ है, एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, उसका तुम यूज़ करो, बढ़िया तरीके से काम करती है, बढ़िया तरीके से टेस्टिंग कर रही होती है। तो अब देखो, अगर तुम कुछ करने वाले हो, कुछ पढ़ने वाले हो, जस्ट का एक बार यूज़ करने वाले हो, तो बस एक बार कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। एंड बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं।